ये है हमारे मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट बुक का जो अभी आज ही लाइव टेस्ट था उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। और इसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चन हैं और उन्होंने रैंडमली उठाए हैं CHSL और CGL और CPO से। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शनल बुक है आई थिंक, और सभी को देना भी चाहिए। ये लाइव टेस्ट आता है टेक्स्ट बुक पे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दूंगा। और एक दीवार को पूरा करने में XY से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिनों में पूरा बनाते हैं तो X अकेले दीवार को कितने दिनों में पूरा बना देगा। रुकिए मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी का तो मैं बता ही दूंगा आपको। चलिए मैं आपको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। टू कम्प्लीट अ वॉल X टेक 50% मोर टाइम देन Y. If together they complete the wall in 15 days, then how much time will X alone take to complete it? मतलब इसमें दिया है कि X है वो 50% मोर टाइम लेता है Y से, और वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 15 दिनों में काम कर लेते हैं। तो जो X है वो अकेला इस दीवार को कितने दिनों में बना देगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, X Y, तो इनमें कितने आ जाएगा। ये 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, तो 50% लिख लेंगे 2, तभी तो हो जाएगा ना। ये हो गया ना, X Y से 50% ज़्यादा लेगा क्योंकि 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/2 होती है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये तो क्या है, टाइम का रेशियो है। अब जानते हो कि एफिशिएंसी आती है वो टाइम से ऑपोजिट आती है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क्स निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी 5, और दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर सकते हैं 15 दिनों में। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। बोल रहा है कि X अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो X कितने दिनों में काम करेगा, टोटल वर्क है हमारा इतना, और बोल रहा है कि X चाहिए तो ये X ये आ जाएगा, यानी 15 × 5 ये हो गए 75/2, और यहाँ से 75/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30, या 6 आ जाएगा 17 और 0.5, यानी 37.5 डेज लगेंगे उसको। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं हिट एंड ट्रायल से करना पसंद करूँगा। चलिए आपको पढ़ा के बता देता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701 विच आर डिविजिबल बाई 10 बट नॉट डिविजिबल बाई 3। जो 501 और 701 के बीच में कितने नंबर है जो 10 से तो पूरे डिविजिबल हैं लेकिन 3 से नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर्स लिख लेंगे। आपको पता होगा जो 10 से पूरा जाएगा उसके लास्ट में 0 तो आना ही आना है। तो सबसे पहले 0 वाले सारे लिख देते हैं। 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 और 700। अब देखिए इसने बोला है कि जो 3 से नहीं हो, तो हमें पता है कि 3 से कोई भी डिविजिबल होगी यदि उसके जो इन नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 6 हो जाएगा, कट कर दो। 5 और 2 7 नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा, 5 4 9 कट हो जाएगा तो कट कर दो। 5 5 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 5 6 11, 7 5 12 कट कर दो। 5 8 5 13 नहीं होगा, 9 5 14 नहीं होगा, 600 कट कर दो। 6 1 7 नहीं होगा, 6 2 8 भी नहीं होगा, 6 3 9 कट कर दो। 6 4 10 ये भी नहीं होगा 3 से डिविजिबल। 6 5 11 ये भी नहीं होगा, 6 6 12 कट कर दो। 13 14 15 कट कर दो, ये 7। अब बचे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था।
अगर आप तुरंत करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर किसी फॉर्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आई थिंक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बाद में करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग हो सकता है। चलिए ये करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 18 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 50 if the average mark of pass student is 55 and the number of students who failed the examination are 30 then what is the average marks of students who failed the examination। तो एक 80 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें से पास और फेल मतलब स्टूडेंट में कुछ तो पास हुए हैं कुछ फेल हुए हैं, जिसमें हमें पास का एवरेज दिया गया है, टोटल एवरेज दिया गया है और नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट दिए गए हैं और हमें पूछा है कि एवरेज मार्क्स बताने हैं जो स्टूडेंट फेल हो गए। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखना ये हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे फेल। पास का द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट इज़ 50, मतलब 80 की जो क्लास है उस टोटल क्लास का जो एवरेज है वो कितना है 50 है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज़ 55, ये देखना ये कितना है 55 और टोटल एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं, सीधी सी बात यही है, टोटल कितना है 50 और हमें ये फाइंड आउट करना है। और अब इनका रेशियो ले लेते हैं, मतलब कितने टोटल 80 स्टूडेंट्स है जिसमें से बोल रहा है कि 30 तो फेल ही हो गए भाई, तो पास कितने हुए होंगे 50, ये काट देते हैं तो 5:3 आ गया। अब इसमें से ये ज़्यादा है, एक में इसमें कुछ जोड़ते हैं, मतलब अगर ऊपर ये संख्या बड़ी होती है तो इसमें से घटाते हैं, फिर यहाँ जो आता है यानी जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5 को कर रहा है, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, एक कितने को करेगा 5:3 को। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 5 की, तो यहाँ करेंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 25/3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.33, क्योंकि 8 3 24 बच जाएंगे, एक फिर 3 से जाएगा 9, फिर 9 9 9 मतलब ऐसे चलता ही जाएगा लास्ट तक, तो 8.333 थी। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8.333। तो अब 50 में से ये घटाएंगे, क्योंकि ये 50 में से ये 5 हमने जोड़ा तब 55 आया था, तो अब ये घटाएंगे तो आपको मैं 50 में से 8.33 घटा देता हूँ। अगर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 0 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, तो ये पॉइंट, और फिर 10 में यहाँ पे 9 में से 8 जाएंगे 1 और 5 में से 4 ये आ जाएगा। तो ऐसे 41.67, तो अप्रोक्स चाहिए तो ये इतना हो जाएगा, ये चलता जाएगा वैसे 6 ये आगे भी चलता जाएगा, तो इसको 6 7 मान लिया। तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा धैर्य रखना है और उसको करते जाना है। चलिए भाई, A certain sum become 4 times of itself in 5 years at a rate of simple interest। मतलब भाई 5 साल में कोई जो अमाउंट है, अमाउंट नहीं एक सम है, वो 4 टाइम्स बन जाता है। तो आने वाले 15 साल में वो क्या होगा? तो कुछ नहीं, मान लेते हैं कि भाई एक बंदे ने 100 रुपये आज दिए इंटरेस्ट पे, और उसको भाई 5 साल के बाद कितने मिल गए 400 मिल गए। तो आपको समझ में आया, मतलब उसको ब्याज कितने रुपए का मिला 300 मिला, कितने में 5 साल में। तो उसकी रेट कितनी निकल के आ गई 60%, क्योंकि अगर टाइम को हम अगर इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, रेट मिल जाती है 60%। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सीधे करेंगे हम क्वेश्चन को। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है 60%, 15 साल का कितना होगा 15 × 60 कितना हो जाएगा 900%। अगर हमने 100 रुपये दिए 900% हमको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो अमाउंट कितना बनेगा हमारा, यानी 900 रुपये तो हमें ब्याज के मिल गए, 100 पे निकालेंगे तो ये 900 हो जाएंगे ना, तो फिर 900 रुपये हमें ब्याज के मिल गए, ये हमें प्रिंसिपल था 100 रुपये प्रिंसिपल था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। तो ये इनिशियल का कितना है 10 टाइम है ना,
तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक एक मिस हो गया है, मेरे को लगता है मिस तो नहीं हुआ है, आई थिंक, चलिए नहीं हुआ है। चलिए 6 पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे किससे करेंगे? वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन, वैसे भी हो सकता है लेकिन आई थिंक वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमें करना तो वैसे ही पड़ेगा ना। तो चलिए वैल्यू पुटिंग से करते हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले तो आप इस प्रॉपर्टी के बारे में तो आप जानकार होंगे ही होंगे। एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, हो गया काम। अब मैं इसकी जगह क्या लूँगा देखना, ये है ए की वैल्यू। अगर मैं इसकी जगह 45 ले लूँ तो क्या 1 + 1/√2 नहीं आ जाएगा? क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। अगर बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे 45 1 माइनस और इसकी हो जाएगी 1/√2। अगर इन दोनों को मैं एक बार जोड़ दूँ और एक बार घटा दूँ तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी ना। तो इनको चलिए एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। अरे गलत कर दिया भाई, हाँ देखना, a + b करना था तो यहाँ पे प्लस करते, फिर 1 - √2 हो जाता। और फिर देखना यहाँ पे अगला करते हम क्या, एक बार घटाते 1 + √2 - 1 - 1 + √2। आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये देखो माइनस है और यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से निकालते हैं तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया, ऊपर हो जाएगा मतलब 2√2, तो ये इतना आ गया। मतलब अब ऑप्शन में 45 रखेंगे और जिसकी वैल्यू 2√2 होगी वही होगा। तो यहाँ पे रखेंगे, ये तो √2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4/√2 और ये कितना आ रहा है 2/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, 4/2√2 को इसको लिखते हैं हम 2/√2। तो √2 से एक बार काटेंगे तो 2√2, तो ये आ गया हमारा 2√2। दोनों इक्वल है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब जल्द आप करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैंने आपको बताया इसलिए लगा है। बस एक ही चीज़ें याद रखनी है कि हमें वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को करना है, तो जल्दी हो जाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, मैं अभी वो लगा के नहीं दिखाऊंगा। 1 मिनट, ये इसको बाद में करते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़े मैंने, याद रखिए इसको बाद में कर सकते हैं क्योंकि ये फिर टाइम लेंगे ना और फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो फिर देखेंगे इनको। डिस्टेंस ऑफ ए कोड JK फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 50 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड। कुछ नहीं दिया है भाई साहब, एक सर्किल बनाया है आपने और उसमें बोला है कि डिस्टेंस ऑफ ए कोड JK फ्रॉम द सेंटर इज 7। तो आप एक पहले एक डायमीटर खींच लेंगे। अब यहाँ से ये बोल रहा है कोड है, इस कोड सेंटर से इस कोड की दूरी है 7 और इसका डायमीटर है 50, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 25। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये होगा। मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि जो ऊपर से कोड को ऊपर से डाला गया लम्ब इस पर मतलब इसको 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फिर यहाँ पे ये 90 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 25 होगा। सबसे जो तेज़ तरीका होता है वो इसको करने का होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे सीधा 24 आ जाएगा और
ये वैल्यू हमारे पास चॉइस आएगी, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी चॉइस आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 48। वोट विल बी द लेंथ ऑफ कोड, तो कोड की लेंथ कितनी आ गई है 48। चलिए अगला करते हैं। DI आ गया, बाद में करेंगे एक बार। चलिए ये करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल C इज 90 डिग्री, AB इज 25, BC इज 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec A। तो कुछ नहीं दिया, आपको बोला है कि C क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से A मान लेते हैं, यहाँ से B मान लेते हैं, जिसमें आपको AB कितना दिया है 25, ये दिया है, BC दिया है 20, आपको ये पूछा है, हम निकाल लेंगे ना पाइथागोरस से, तो ये हो जाएगा 20 25, 625 में से 400 जाएंगे, 225 की हो जाएगी 15। तो AC हमारे पास कितनी आ गई है 15। आपको सेक ये आपको पता ही होगा क्या होता है, इसमें होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25 और बेस कितना है, ये तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बेस है 15, यानी 5:3। तो राइट आंसर विल बी 5:3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ अबे हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 6 ईयर अगो इज़ 42। ये मान लेते हैं अबे है, ये इसकी वाइफ है, ये इसका चाइल्ड है। इनकी 6 साल पहले एवरेज उम्र थी वो 42 साल थी, यानी इनकी टोटल उम्र निकालें तो वो कितनी आएगी 126 आएगी। अब बोल रहा है कि 8 आज कितनी होगी फिर भाई, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में कितनी होगी इनकी टोटल उम्र। ये 6 साल पहले की थी, तो 6 आप तीनों में जोड़ देंगे, यानी इसमें 126 में 18 और जोड़ देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 2 1 3 1 4, 144। अब दूसरा बोल रहा है कि उसकी वाइफ और चिल्ड्रन की 8 साल पहले जो एवरेज एज थी वो 30 थी, तो इनकी हो जाएगी 60। अब इनकी प्रेजेंट एज निकालते हैं वाइफ और चिल्ड्रन की, तो वो कितनी हो जाएगी 60 + 16, क्योंकि 8 इसकी हो जाएगी 8 इसकी हो जाएगी 16, तो आप क्या लिखोगे 76। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अभे की प्रेजेंट एज बतानी है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ये सारे इनकी प्रेजेंट एज है और इन दोनों का सम हमारे पास है ही है 76 और 144, तो अभे की यहाँ से कितनी आ जाएगी 144 76। 14 से 6 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा और 13 से 7 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये यहाँ से 0 हो गया, तो 68 ईयर्स। तो अबे की उम्र कितनी आ गई 68 ईयर्स। कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, जल्दी भी कर सकते थे, समझाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए नंबर सिस्टम का अगला क्वेश्चन है, तो भैया नंबर सिस्टम है ये, इसको आपको ध्यान से ही करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। सबसे पहला है 73A215 इज़ डिविजिबल बाई 11 और 56B26 इज़ डिविजिबल बाई नेम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पेन का कलर कैसे चेंज हो गया, चलिए कोई बात नहीं। 73 ये डिविजिबल है 11 से, 73A215। तो चलिए से 11 का क्या 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, एक एक को चेक करते हैं हम, इसमें से ये घटा के, इसमें से ये घटा के, इसमें से ये घटा के, अगर वो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका घटाते हैं, 7 में से 3 गए, 4 बच गए, A से 2 गया, A-2 बच गया, 1 से 5 गए, -4 बच गए। इन सारों को जोड़ देते हैं और इनको 0 या 11 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 प्लस 1 है ना, इतना ही तो आएगा। -4 a -2 7 -3 4 और 4 2 6, ये क्या हो गया भाई, ये 4 है ना, मैं 7 पढ़ रहा हूँ तभी मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। ये 4 है तो फिर देखना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। इसको 0 या 11 के बराबर रख सकते हैं, तो 0 -2 आ गया ना यहाँ पे, तो a बराबर या तो 2 आ जाएगा या फिर भाई 13 आ जाएगा। 13 अब आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर है, तो 11 तो आएगा नहीं, तो सिर्फ 2 आएगा, तो a के लिए 2 आ जाएगा। ये डिविजिबल है 9 से, कौन सा, 5 6 b 2 6। तो इसमें क्या करते हैं, ये नोट से डिविजिबल है तो इनका जोड़ लेते हैं, डिजिट के सम को जोड़ लेते हैं। 5 6 ये 11 हो गया, ये 8 हो गया, यानी 19 प्लस b। अगर 9 से डिवाइड करना है तो इसका मिनिमम वैल्यू 27 तो होनी चाहिए। 20 यहाँ से ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। हमें पूछा है a प्लस b यानी 8 प्लस 2 यानी 10। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो भैया, मोर बोल रहे हैं, इतनी रात को भी सोते नहीं हैं ये मोर भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। p प्लस क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पक्का याद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पी क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 PQ p प्लस क्यू, बस आपका क्वेश्चन यहीं पे दम तोड़ देगा। देखना पी क्यूब, बस कैलकुलेशन आपकी 5G जैसी हो ना, तो फिर मैथ्स का क्वेश्चन, मतलब मैथ्स का जो पेपर होता है वो बहुत जल्दी हो सकता है। और पी क्यू की वैल्यू हमें दी गई है भाई 18, और पी प्लस क्यू की वैल्यू भी दी गई है 5। इसकी क्यूब तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, और इसको करेंगे तो 15 क्रॉस 18, यहाँ करेंगे तो 18 पंजो, ये तो 1 मिनट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 18 पंजो 90 और 9 8 17। नहीं भाई कर लेते हैं ना, गलत हो जाएगा फिर, उससे अच्छा तो कर ही देते हैं। 4 8 4 12 15 8 120, ठीक तो है 15। हाँ मैंने 270 सोच लिया था, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। अगर रिस्क लेना है तो कुछ और करो, एसएससी को छोड़ के। बाकी एसएससी में भी बहुत बड़ा रिस्क है, हमें पता ही है। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, गलत कर दिया ना भाई, क्योंकि देखो ये इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये तो उस साइड ही है पॉजिटिव। तो देखो 1 2 5 इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 7 4 में से 2 जाएंगे, कितना बच गया, नहीं भाई 6 में से 2 जाएंगे 4 बच गया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे 1, तो -145। देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसे -145। और ये कि सिली मिस्टेक ना हो तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कराएं। कुछ नहीं था, बस इतना सा फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में था तो आधे स्टेप तो आप लिखते ही नहीं ना। तो टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ज़रूर आप कर देंगे, मेरे को पक्का यकीन है इस बात का। कुछ नहीं, सीधा लिखना है 60% ऑफ 87, हाँ सही है, माइनस। अब देखना इसकी आपको क्या आनी चाहिए, √1 444 है, इसका आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 38 का होता है, और आपको याद भी करने होंगे ना। अब यहाँ से ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये तो आ जाएंगे 5, यहाँ पे 7 × 6। ये गलत कर रहे हैं यार, क्या हो रहा है, अरे भाई क्या कर दिया मैंने पूरा, रुको 1 मिनट, इसमें वापस आने, हाँ आ गया ना। चलिए अब करते हैं। तो ये तो हो जाएगा, अगर 6 के साथ से करेंगे तो 42 4 और 7 छक्के 42, सही तो है, और 4 आ जाएंगे ना, 8 छक्के 48 4 52 522 -38
18 को अगर 19 से करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 162, ये 182, 8 6 14 सिले 342, ये कितने आ रहे हैं 342। अब इसमें से इसको जोड़ देते हैं ना, 4 6 8 और 38 कम कर देते हैं, 14 से 8 जाएंगे, बच जाएंगे 6, 5 में से 3 गए भाई 2, ये 8 826। तो इसका आंसर कितना आ गया 826। कौन सा है? ऑप्शन ए। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, अगर कैलकुलेशन नहीं होती तो क्वेश्चन और भी छोटा होता, बाकी अब भी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं। ए इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी। अब सीधी एफिशिएंसी निकालेंगे भाई हम। ए इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो 6/5 हो गया ना यहाँ से, 1 मिनट, हो गया ना ये 20%। अब क्योंकि 20% की क्या होगी फ्रैक्शन, 1/5 होगी, 1/5 होगी। ये बोल रहा है कि ए 20% ज़्यादा है, यानी +1 ज़्यादा है, यानी 6/5। यहाँ से आप कर सकते हो। आई होप आपने सिलेबस कर लिया होगा तो इसलिए आपको समझ आएगा, बाकी मेरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे समझ, इतनी वो टफ वाली बात नहीं है। बी कैन अलोन द कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 11 × 20। अब ये बोल रहा है कि बी कितने दिनों में कर सकता है बी, और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5, तो काटेंगे इसको 4 टाइम्स, और 11 × 4 44, तो 44 डेज विल टेक बी टू कंप्लीट दिस वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 16 में आ गए हम, बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं। अब कुछ नहीं, आपको सीधे करवाना होता है इनको, आप ज़्यादा चक्रों में मत घुसिए। 6 की मल्टीप्लाई के से करवा दीजिए और इसको इससे करवा दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6k, और यहाँ पे कितना आ जाएगा k² - 2k + 1। ये इक्वल है भाई, ये सी मत समझ लेना कहीं तुम। तो कुछ नहीं करना है आपको, k² करना है -2k, और ये भी -6 को हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8k + 1 = 0। अब k से डिवाइड कराते हैं, k -8 1/k = 0। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, k + 1/k = 8। अगर आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, k + 1/k = a होता है, तो k³ + 1/k³ कितना होगा? a³ - 3a होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधे लिख देंगे हम, कितनी हो जाएगी 8³ - 3 × 8। 8 की क्यूब कितनी होती है 512, और ये कितनी हो जाएगी 24। तो 12 में से 4 गए, 8 बच गए, और यहाँ पे 10 में से 2 गए, 8 और 4 4 4 8। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं, बस आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। ये देखो यूनिट डिजिट सब में अलग है, इसमें एक अलग है, तो आप इससे भी कर सकते थे, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए भाई अगला करते हैं। स्पीड तो रखनी पड़ेगी, देखो भाइयों, अगर स्पीड नहीं रखोगे तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। DI का करवा ही देते हैं, कितने छोड़ेंगे ना। ये बोल रहा है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन डिग्रीज। ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये इस पे नंबर दिए गए, डिग्री में दिए गए, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। इफ़ द टोटल मार्क्स इज 720, टोटल मार्क्स कितने थे 720, देन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स। मैथ्स कौन सा है भाई, मैथ्स वाला ये एरिया है ना 80 वाला, ये देखो ये है 80। टोटल कितना है ये 360, और ये हो जाएगा टोटल मार्क्स कितने दिए 72। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 80 × 2 यानी 160। कौन सा है दूसरा, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और ऑप्शन भी आप थोड़ा देख के लगाएं, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया तो सारी मेहनत आपकी बर्बाद होते ही 1 सेकंड ना लगेगी। P इज़ 20% मोर देन Q एंड Q इज़ 30% देन लेस देन R। आप इसको रेशियो से कर देंगे, आई थिंक बेटर रहेगा। देख लो
P इज़ 20% मोर देन Q, कुछ नहीं, 6/5 हो गया 20% मोर देन Q से हो गया ना। Q अगर 5 है तो P 6 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 यूनिट ज़्यादा है इससे। एंड Q इज़ 30% लेस देन R, देखना सीधे करेंगे Q और R का रेशियो क्या होगा। Q 30% कम है किससे, R से, तो 100 पे मान लेते हैं। तो अगर इसको 7 माने 70 माने तो ये हो जाएगा 100, हो गया ना 30% कम। अब देखो यहाँ पे अगर रेशियो बनाए तो अलग है, तो रेशियो को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसको किससे गुना करवा देते हैं, 7 से गुना करवा देते हैं, और इसको 5 से गुना करवा देते हैं। अब हमारे पास रेशियो आ रहे हैं PQR। हमारे पास P कितना आ रहा है 42, Q कितना आ रहा है 35, R कितना आ रहा है 50। ये बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। अच्छा, P की वैल्यू इसने दी है भाई, P की वैल्यू 420 दी है, यानी 10 टाइम दी है, तो इसकी वैल्यू भी हम 10 टाइम कर देंगे, यानी 500 कर देंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगला करते हैं। काफ़ी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, ठीक है क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। टेंजेंट डाउन फ्रॉम ए पॉइंट P टचेज द सर्कल एट Q। चल पहले तो एक सर्कल ही बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि टेंजेंट खींची गई है एक बिंदु P से, P हम यहाँ मान लेते हैं, चलिए ये हमने ये मान लिया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि O इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल, O ये मान लिया हमने O, ठीक है। ये O है, P से डाली गई है और Q पे वो टच करती है, तो अब इसको मिला देते हैं ना, क्योंकि PQ दिया गया है हमें 12, OQ दिया गया है हमें 5, और देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OP। अगर आपको एक थ्योरम पता है ना कि कोई भी टेंजेंट है वो एक वर्त को यानी सर्किल को अगर टच करती है तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये रेडियस क्या है 5, तो ये एक यहाँ से हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना। पहले भी बताया था आपको, ट्रिपलेट याद रखने ही पड़ेंगे, 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट होता है, तो सीधा आप 13 आंसर करेंगे। देखो भाई निकाल के बताऊंगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ठीक नहीं है, आपको भी करना होगा अपने खुद से, ये आपको ट्रिपलेट याद करने ही पड़ेंगे, 2-3 बार याद करेंगे फिर हो जाएंगे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान था ये तो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको सिर्फ नीचे नंबर दिए गए, तो अगर आप इसमें एंगल रख भी देंगे ना तो भी जल्दी हो जाएगा। अगर एंगल क्या रख सकते हैं आप, पहले ये देखना पड़ेगा आप, मेरी माने तो एंगल 45 रख दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, हम ए को क्या रख रहे हैं 45 डिग्री, तो इसकी आ जाएगी √2, 1 माइनस इसकी भी कितनी आ जाएगी, नहीं भाई 1/√2 आ जाएगी, 1 मिनट गलत कर दिया हमने, क्योंकि मैंने कुछ और सोच लिया था। 1 माइनस ये आ जाएगी 1/√2 है ना, और आगे क्या आ रही है √2 प्लस कोट की आ जाएगी 1। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा -1। अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया सॉल्व करते ही। ये देखो ये किसका एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो ये लग जाएगा ना a² - b² वाला, तो फिर यहाँ से ये जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, 2 - 1 1। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए कौन सा दिया है हमें, साइन थीटा, और मैं कोस थीटा को यहाँ ले आऊँगा। ये देखिए साइन थीटा कोस थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू √3 कोस थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, और इसको क्या बोल सकते हैं हम tan थीटा इक्वल टू √3। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री, कुछ नहीं इसमें रखेंगे 3 इंटू इसमें 60 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 कोस 60 डिग्री, 1 मिनट गलत कर दिया हमने, तब कोस 60 डिग्री की वैल्यू नहीं आ रही है, हम क्या करेंगे भाई, कोस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी
1/2 और यहाँ से 2 और ये भी 1/2 और 60 डिग्री प्लस 5। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 1/2 अपॉन 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 6। ऊपर सॉल्व करते हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर नीचे 4 हो जाएंगे ना, तो 9/4 प्लस 2/4 6, तो ऊपर कितने हो जाएंगे 11/4/6। तो इसको क्या लिख सकते हैं 11/4 इंटू 1/6 यानी 11/24। कौन सा है? ऑप्शन सी। ये मैं लिख रहा हूँ तभी ज़्यादा लग रहे हैं, आप खुद से करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन बस आप अप्रोच देख लीजिए कि कौन किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि उससे आपको आइडिया आ जाएगा। What is the value of angle subtended by a chord at a center of a circle if the angle subtended by a chord at the circumference is 60 डिग्री? आपने एक सुना होगा, अगर कोड परिधि पर जो एंगल बनाती है, एंगल पर मतलब सेंटर पर उसका डबल बनाती है। अगर ये थीटा है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ये 2 थीटा बनाएगी। तो परिधि पर इसने सर्कमस्टेंस पर कितना डिग्री बनाया 60 डिग्री, तो सेंटर पर कितना बनाएगी इसका डबल, तो 132 डिग्री। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बस आपको ये याद रखना था कि अगर सर्कमस्टेंस पर थीटा बनाती है तो सेंटर पर 2 थीटा बनाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन अ रेशियो 1:4। ये मैं लिख देता हूँ आपको, ये है हमारा मिल्क, ये है वाटर। अब बोल रहा है कि सम मिल्क इज़ एडेड, मिल्क कुछ ऐड किया हो गया इसमें, है ना, एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। 2:1 हमने कुछ इसमें मिल्क ऐड किया, उसके बाद हमारा जो रेशियो वो 2:1 में हो गया। हाउ मच मिल्क वॉज एड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो जो इनिशियल मिक्सचर था उसके कंपैरिजन उसके मतलब कंपैरिजन में कितने परसेंटेज हमने वो मिल्क ऐड किया है। तो देखिए हमने वाटर तो ऐड नहीं किया, तो फिर वाटर का तो जो रेशियो था वो इक्वल रहना चाहिए। तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो वाटर ऐड ही नहीं किया ना, तो वाटर का तो कम से कम सेम रहना चाहिए। तो 1 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, तो कम कितने जोड़े हमने 7 यूनिट। पहले जो हमारा मिक्सचर था वो कितना था 4 + 1 5 यूनिट था। हमने दूध कितना मिला है 7 यूनिट। पहले मिक्सचर था हमारा 5 यूनिट। पूछा है पर इनिशियल परसेंटेज मतलब कितना ऐड किया है हमने, तो यहाँ से 2, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक समझाना इतना वो है नहीं। इफ़ द सम ऑफ 3 consecutive even number is 126, what is the product of the smallest and the largest number? अच्छा तो आपको दिया है कि 3 कोई कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं और उनका जो सम है वो मैं मान लेता हूँ x है, x - 2 है और x + 2 है, और इन सबको जोड़ देते हैं और इनका आता है 126। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x = कितना हो जाएगा 126, x = कितना आ जाएगा 43। x देखना 43 आया, मतलब ये हमारा 43 आया, तो ये कितना, अच्छा इवन लेना था ना हमें, नहीं भाई हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा ना, 42 आएगा। ये देखना यहाँ पे 42 आया, तो ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा हमारा 44। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। कुछ नहीं भाई 1760। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इतना तेज़ तो करना ही पड़ेगा, अगर भीड़ को पीछे छोड़ना है तो इतना तेज़ तो करना ही पड़ेगा, इसमें इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। A man drove from home to a town at speed of 60 km/h. On his return journey, he drove at the speed of 30 km/h and also took an hour longer to reach home. What distance did he cover in each way? तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि एक आदमी था, उसने अपने घर से एक जर्नी स्टार्ट की, वो 60 km/h से शुरू की थी
मतलब एक डेस्टिनेशन पे उसको जाना था, तो वो 60 देखो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब यहाँ से मेरे को ए से क्या जाना है, बी जाना है। मैं यहाँ से गया 60 किलोमीटर पर आवर्स और मैं आया कितना 30 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरे को यहाँ से मतलब मैंने यहाँ पे अपनी जो स्पीड कम की, इसकी वजह से मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। देखो, टुक एन आवर लॉन्गर टू रीच होम, विच व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, से मैं आया गया उतनी डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस को डी। टाइम दिया है ना मैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है। पहले वो 60 से जा रहा था, है ना, तो मतलब अगर 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर अगर इनका डिफरेंस देखें तो इनका एक आ रहा है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें कितना हो जाएगा 60, है ना। 2d माइनस डी अपॉन 60 इक्वल टू 1। ऊपर कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 61। d इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई है 60 किलोमीटर। बस आपको ये देखना था कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ऑन टाइम होती है। टाइम हमें दिया गया था, तो इसी से हम, क्योंकि वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा था, तो आपको समझ में आया कि हमने ये d/30 पहले क्यों लिखा, क्योंकि इनका डिफरेंस दिया गया है। देखो आपको मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे 1 आ रहा है और मतलब यहाँ पे ये देखो नीचे 30 है, यहाँ पे 60 है। अगर किसी भी नंबर को 30 से डिवाइड करेंगे और एक नंबर को 60 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा आएगा और कौन सा छोटा आएगा। डेफिनेटली अगर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा आएगा। इसीलिए अगर इसको डिवाइड कर देते पहले लिख देते तो यहाँ पे नेगेटिव आता तो वो गलत हो जाता, तो इसलिए पहले इसको रखा। तो इस हिसाब से हमारा ये आ गया 60 डिग्री, मतलब 60 किलोमीटर सॉरी। इसके साथ ही आई थिंक एक दो क्वेश्चन रह गए हमारे, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा यही रह गया है। The given graph represents the production and sale of a certain crop in quintals by the farmer F1, F2, F3, F4. Which farmer record the highest percentage of sales with the respect to the production. अच्छा देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोडक्शन दी गई है, ये क्या है प्रोडक्शन है, ये क्या है सेल्स है। तो पूछा है कि कौन से फार्मर ने मतलब प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हाईएस्ट सेल करी है प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल से बताता हूँ। इनका डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस देखो कितना है, तकरीबन 110 है ना। और इनका डिफरेंस देखो कितना है 160 है तकरीबन। इनका डिफरेंस देखो कितना है 70 120 है। इनका डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे कितना है 100 है ना। तो देखो इसका कितना है 160 है ना। तो ये देखो सबसे कम इनका है ना डिफरेंस, तो इसी को चेक करो सबसे पहले कितना 100 कितने पे, ये बोल रहा है ना कि 72, मतलब बोल रहा है कि हाईएस्ट परसेंट ऑफ सेल रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन में। तो डिफरेंस गलत लग दिया ना मैंने, डिफरेंस थोड़ी ना लिखना था। मतलब टोटल पूछा है तो उसने हमें सेल्स ही निकलनी पड़ेंगी। 620 हमारी सेल्स हुई थी, 720 हमारा प्रोडक्शन था। तो इसको करते हैं। अब देखो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन समझाता हूँ। अगर इसको हम 70 मान लें एक बार के लिए, तो यहाँ से ये कट कर देंगे, यानी 620/7। और यहाँ से अगर करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, और 56 यानी 56 यानी 6 हो जाएगा, और फिर 56 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो 80 कुछ आ रहा है यहाँ पे, 88% कुछ आ रहा है। चलिए अब इनमें चेक करते हैं। 430,550 इंटू 100, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से कर देते हैं 11 और यहाँ से कर देते हैं 2,
तो यहाँ से कितना 0 6 8, 8 को 11 से करते हैं तो डेफिनेटली ये तो कम ही हो गया ना। 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आना, मतलब 7 आएगा यहाँ से पहला ही डिजिट, तो ये तो इससे कम हो गया। तो उसने पूछा ये तो ये हमारा हो गया F3 कैंसिल। अब F2 चेक करते हैं। F2 हमारा है 500, ये कितना है 660, 100 करते हैं, ये 6, ये 6। अगर इसको मैं 65 मान लूँ, 66 है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 13। अब देखना यहाँ से अब 13 का डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 13 नीचे, तो 13 7 91, यहाँ से कितना आ जाएगा 9। अब देखो 7 आ गया फिर कम आ गया, तो इसको चेक करने का कोई वो है ही नहीं। अब इसको चेक करते हैं। 410 को कितने से करते हैं 520 से 100, तो इसको काट से इसको मैं मान लेता हूँ 50, तो इसको 2, तो ये 2 और 8, 82 आ गया। हमने इसको कम किया है तो ये आंसर बड़ा आया है। अगर इसको 2 और ऐड कर देंगे तो ये आंसर 82 से भी छोटा आएगा, 88 तो फिर भी ज़्यादा हो गया। तो इसी हिसाब से करना है, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा ना उसका ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो F4 इसमें क्या होगा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन, तो आपको ये होगा। तो आपको ये अप्रोच रखनी है। आपको ये मैंने पूरा बताया क्योंकि आपको फिर बाद में कभी करें तो इतना ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको इसमें अप्रोक्सीमेशन भी समझा दिया और मतलब कैसे हम हाईएस्ट चीज़ें निकाल सकते हैं वो भी समझा दिया। चलिए अब इसके साथ हमारा शायद सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ADI का ही छोड़ा था मैंने। तो चलिए थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आने वाले क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी डालूँगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और बेहतरीन तरीके से इनको आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको और भी समझ आएगा और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसके हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हाँ।